हेलो गाइस, मैं हूं सईद अनवर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दाखिल खारिज या म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे करना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन कम्प्लीटली हो जाए और सक्सेसफुली म्यूटेशन हो जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा कि कैसे किया जाता है। तो गाइज, उससे पहले आप ये समझिए कि दाखिल खारिज होता क्या है। दाखिल खारिज उसे कहा जाता है जब मान लीजिए आप रजिस्ट्री करते हैं, उस रजिस्ट्री करने के बाद आप केवाला बना लेते हैं, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके नाम से ट्रांसफर हो गया, नेट पर भी दिखा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दाखिल खारिज करने के बाद क्या होता है कि आप जिससे भी ज़मीन लिए हैं वहाँ से ज़मीन कट करके आपके नाम में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन रजिस्ट्री करने के तुरंत बाद नहीं होता है, वो सिर्फ आपके पास एक दलील है कि आप फलाना आदमी से खरीदे हैं, और ये चीज़ का प्रूफ नहीं होता है कि आप ही का ज़मीन हो गया है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम नेट पर चढ़ जाए तो उसके लिए आपको म्यूटेशन करना पड़ता है, यानी दाखिल खारिज करना पड़ता है। तो कैसे करना है, इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। अक्सर लोगों को क्या होता है कि जब ऑनलाइन करते समय उसको जमाबंदी कैसे सिलेक्ट करना है, कहाँ से ज़मीन आएगा, ये सब चीज़ नहीं पता होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो सारा कन्फ्यूज़न इस वीडियो में आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि पहले जो ऑनलाइन होता था या म्यूटेशन होता था उसका नियम बहुत अलग था। अभी बहुत ज़्यादा नियम चेंज हो गया है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानियां होता है कि भाई कैसे ऑनलाइन करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो गाइज, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए गाइज आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। उसके बाद ये वाला वेबसाइट पर आ जाएंगे। बिहार सरकार का जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। इसका लिंक जो है कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। तो गाइस, जैसे ही आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे उसके बाद इधर आपको नज़र आ रहा होगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ऑनलाइन सेवाएं लॉगिन, ठीक है, यहाँ पर नागरिक पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पहले से ही इस वेबसाइट में, तो आपको सीधे मोबाइल नंबर डाल करके कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप पहली बार आ रहे हैं या नया नंबर से आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको पंजीकरण करना है। ये पंजीकरण वाले बटन पर क्लिक करके सबसे पहले पंजीकरण कर लेंगे। उसके बाद जो है कि फिर से दोबारा लॉगिन करेंगे। तो चलिए, जैसे मेरा नंबर पहले से लॉगिन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो हम सीधे नंबर डाल करके लॉगिन करते हैं। जैसे ही साइनिंग पर क्लिक करेंगे गाइज, उसके बाद आपको यहाँ पर आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पुष्टि पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पुष्टि पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक अलग सा इंटरफेस नज़र आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद क्या करना है, आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको फिर से एक अलग इंटरफेस नज़र आएगा। आपको करना क्या है कि आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़िला या अंचल चुनें। अब यहाँ पर वो ज़िला आपको चुनना है जिस ज़िला में आपका ज़मीन है, यानी जिस ज़मीन का आप म्यूटेशन करना चाह रहे हैं वो ज़मीन किस ज़िला में है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंचल है, वो अंचल सेलेक्ट करेंगे जिस अंचल में वो ज़मीन है जिसका आप म्यूटेशन करना चाह रहे हैं। वो अंचल को जैसे सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको नया दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको फॉर्म खुलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें, यानी यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक का पूरा नाम, यानी जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं। तो ये आवेदन कौन कर रहा है, खरीदार खुद कर रहा है या कोई और कर रहा है, उसके बीच का क्या संबंध है उसको चुनना है। जैसे हम यहाँ पर जिसके नाम से केवाला है उसी के नाम से हम आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आवेदक स्वयं क्रेता है, यानी जो खरीदा है उसी के नाम से हम आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम डालेंगे। फिर उसके बाद आवेदक का हस्बैंड या फादर का नाम डालेंगे। अगर लेडीज़ है तो हस्बैंड का नाम, अगर कोई जेंट्स है तो उसका फादर का नाम, जो भी है यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन चुनेंगे,
आवेदक और अभिभावक के बीच में क्या संबंध है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें, मतलब ये जो दाखिल खारिज कर रहे हैं इसका क्या प्रकार है, सेल परचेज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है, क्या है। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको केवाला पर आना होगा। अब आपको दिखाते हैं कि ये लिखा हुआ कहाँ पर रहता है, सेल परचेज है, किस प्रकार का मोटेशन है या फिर किस प्रकार का केवाला है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर में लिखा हुआ है विलेख का प्रकार निर्विवाद विक्रय पत्र यानी एब्सोल्यूट सेल डीड है। तो आपको भी वहाँ जा कर के क्या करना है, सेल परचेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर सेल परचेज सिलेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर जो है एड्रेस जो भी है आपका वर्तमान पता उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद आपका अस्थाई पता और वर्तमान पता दोनों अगर सेम है तो सिंपली क्या करना है, आपको वर्तमान के समान इसको जो है कि चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। तो उसके बाद गाइज आपको एक अलग फॉर्म नज़र आएगा, प्लॉट विवरण। प्लॉट विवरण में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हल्का चुनना है, किस हल्का में वो ज़मीन है। अब हल्का पता करने के लिए सबसे पहले आप केवाला में जाएंगे तो आपको मिलेगा कहाँ, दिखा रहे हैं आपको, जैसे 5 नंबर में है बिक्री संपत्ति का विवरण, यानी जो ज़मीन बिक्री हुआ है उसका विवरण क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मौजा जो भी है वहाँ सामने लिखा रहेगा। उसके बाद राजस्व हल्का, यहाँ पर देख सकते हैं राजस्व हल्का क्या है वो सामने यहाँ पर लिखा रहता है। तो जो भी है आप वहाँ से सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हल्का चुनेंगे, हल्का चुनने के बाद आगे उसका राजस्व मौजा जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप मौजा और हल्का दोनों सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, प्लॉट विवरण जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेन चीज़ समझना है कि अब यहाँ पर करना क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, यानी जो ज़मीन बेचा है वो क्या स्वयं जमाबंदीदार है, उसके नाम से नेट पर ज़मीन है या उसके नाम से जमाबंदी अलग किया हुआ है या मोटेशन किया हुआ है, तो उसको सिलेक्ट करना है। वो पता करने के लिए सबसे पहले आप केवाला को ओपन कीजिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बेचने वाला कौन है, सबसे पहले उसको देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए लेखकारी यानी विक्रेता, यानी जो बेचता है ज़मीन उसी को क्या बोलते हैं, लेखकारी यानी विक्रेता। तो बेचने वाला कौन है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं नाम है इसका नाजिर, ठीक है। तो अब चलिए, अब बेचा कौन है ज़मीन वो तो आपको पता चल गया, लेकिन ये ज़मीन आ कहाँ से रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। तो चलिए उसको देखते हैं अच्छे से। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जहाँ पर खाता खेसरा, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर खाता खेसरा लिखा हुआ है, उसी के नीचे लिखा रहता है संदर्भ के तौर पर पूरा डिटेल रहता है कहाँ से आ रहा है ज़मीन। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर संदर्भ लिखा हुआ है, अब ये कहाँ से आ रहा है ज़मीन वो सब चीज़ यहाँ पर डिटेल में रहता है। जैसे यहाँ पढ़िए उसको, चुअंदर मौजा मज़कूर की जमा ज़मीन हकीयत कायमी खरीदगी, यानी हकीयत यानी खुद का ज़मीन है, खरीदा हुआ ज़मीन है खुद का, यानी जो बेचा है उसके नाम से खुद ज़मीन है। अशोक कुमार राय, सुशील कुमार राय, वीरेंद्र कुमार राय, ठीक है। तो उसका दलील नंबर, जिल्द नंबर, हर एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। से बहक खुद हासिल है, खरीदगी अनुसार दखलकार है, यानी जो ज़मीन बेचा है उसके नाम से खुद केवाला है और उसी केवाला से वो ज़मीन बेचा है। तो यानी अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जमाबंदी जो है उसके नाम से खुद है और ये जमाबंदीदार खुद स्वयं है। और ये चीज़ चेक करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर भाग पृष्ठ संख्या देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ नेट पर चेक करना है कि उसका नाम नेट पर है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ ज़िला चुन लेंगे, उसके बाद वो ज़मीन जहाँ है उसका अंचल चुन लेंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद है हल्का यहाँ से चुनेंगे, जो भी हल्का में वो ज़मीन है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मौजा, जो भी मौजा है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद खाता या खेसरा से हम उसको सर्च करेंगे। चलिए मान लीजिए खेसरा से ही हम सर्च करते हैं इसको। तो केवाला में जो खेसरा है उससे हम सर्च कर लेते हैं।
जैसे यहाँ पर खसरा है 1547, इसको डाल करके हम चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करके उसके बाद यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। उस खसरा में जितने भी लोगों का नाम आएगा रहेगा वो सारा डिटेल यहाँ पर शो करने लगेगा। तो हमको नाजिर नाम से जो ज़मीन बेचा है, यानी जो ज़मीन बेचा है उसके नाम से हम ढूंढ रहे हैं। तो चौथा और पांचवा नंबर पे यहाँ देख सकते हैं इमरान एमडी नाजिर। इसके सामने जो आई बटन है इस पर क्लिक करेंगे उसका जमाबंदी को देखने के लिए। तो यहाँ पर शो कर रहा है सभी भाई का नाम है, जिसके नाम से भी केवाला है। बेचा तो एक आदमी है लेकिन इसके सभी भाई के नाम से केवाला है। और जिस खसरा से ज़मीन बेचा है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 1547, 1548, कौन कौन खसरा से ज़मीन आया है यहाँ पर देख लीजिए, 1547, 1548। और वो दोनों खसरा यहाँ पर जो है कि चढ़ा हुआ है नेट पर। अब यहीं से ज़मीन जो है कि छट करके उसके जमाबंदी में जाएगा, मोटेशन होगा। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या यहाँ से नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या दोनों है, तो इसको नोट कर लेंगे। यही भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या वहाँ पर काम आएगा। तो यहाँ पर भाग वर्तमान से सर्च करेंगे, तो जो भी भाग वर्तमान था वहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद पृष्ठ संख्या जो भी है वो डाल करके आगे यहाँ सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपको खाता खसरा का पूरा विवरण आएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पर जिस खसरा में जितना ज़मीन इसको देना है, इसके केवाला में जितना रजिस्ट्री हुआ है, उतना ज़मीन इसमें डाल करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ हम आप बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए जिसके नाम से जमाबंदी नहीं है, मान लीजिए कोई आदमी है जो अपने बाप का ज़मीन बेच रहा है, दादा का ज़मीन बेच रहा है, और बेचने वाले के नाम से कोई जमाबंदी नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप के नाम से है, वो उसका ज़मीन बेच रहा है, तो क्या करेंगे? उस पर भी है ना, यहाँ पर नो नहीं करेंगे, यहाँ पर भी यस ही करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर नो कर लेते हैं, आगे बढ़ जाइएगा, फिर भी कितना भी आप जमाबंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो कर्मचारी के लॉगिन में जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है कि जमाबंदी सेलेक्ट नहीं रहता है। बहुत परेशानी हो जाता है, आपको दोबारा वापस भेज देगा कि इसमें इस जमाबंदी में जमाबंदी सेलेक्ट नहीं है इस आवेदन में, तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, फिर से आपको ऑनलाइन करना होगा। तो उससे अच्छा है आपको क्या करना है, यहाँ पर यस ही रहने देना है, यस करके आगे बढ़ना है। चाहे जमाबंदी हो या ना हो, आपको यस ही करना है। उसके बाद यस करके जिस जमाबंदी से ज़मीन आने वाला है उस जमाबंदी का भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या डाल करके आपको सर्च करना है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप नो करके आगे बढ़ते हैं तो आगे चल करके आपको परेशानी हो सकती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए, जैसे 1547 और 1548 खसरा से इसका ज़मीन जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले 1547 वाले चेक बॉक्स पर हम ऐसे टिक करेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्टेड एरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं एकड़ में, क्या ज़मीन एकड़ में है? तो इसका ज़मीन एकड़ में नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, रकबा 8 डिसमिल 200 वर्ग कड़ी है, तो यहाँ पर एकड़ में नहीं है। तो एकड़ में करना क्या है, एकड़ में सिंपली आपको 0 लिख देना है। उसके बाद यहाँ डिसमिल में है, तो कितना डिसमिल है यहाँ पर देख लीजिए आप, 8 डिसमिल। रकबा यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, 8 डिसमिल 200 वर्ग कड़ी है। तो आपको सिंपली करना क्या है, 8.200 कर दीजिए आप, या 2 कर दीजिए, ऐसे 8.200 कर दीजिए। उसके बाद चौहद्दी नॉर्थ, चौहद्दी साउथ, या उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो भी चौहद्दी है वैसे ही सेम फिल करते जाइए। जैसे उत्तर में जो भी है, दक्षिण पूरब और पश्चिम में जो भी है वही सेम आपको क्या करना है, यहाँ पर भी टाइप कर देना है। उसके बाद गाइज, जैसे ही आप चारों चौहद्दी को आप यहाँ पर दर्शा देंगे, लिख देंगे, उसके बाद करना क्या है, अब 1548 में भी इसका ज़मीन जा रहा है, तो क्या करना है, इसको भी चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर एकड़ में ज़मीन जो है कि देखिए एकड़ यहाँ पर है ही नहीं, इसमें भी 8 डिसमिल 200 वर्ग कड़ी दिया गया है। तो आप सिंपली क्या करिए, इसको भी 0 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ डिसमिल में फिर वही 8 डिसमिल 200 वर्ग कड़ी है, 8 डिसमिल 200 वर्ग कड़ी है, तो 8.200 कर दीजिए।
उसके बाद फिर से वैसे ही चौहद्दी, चारों चौहद्दी आराम से लिख दीजिए। तो जैसे ही आप चारों चौहद्दी लिख लेंगे, उसके बाद आपको करना क्या है कि आगे आप देख सकते हैं, क्या उपरोक्त जमाबंदी से ज़मीन का दाखिल खारिज होना है, तो उसको यस करना है। यानी इसका इस केवाला का जो मोटेशन होगा वो इसी जमाबंदी से ज़मीन छट करके होगा, इसीलिए उसको यस करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऊपर एक मैसेज आएगा, सेव्ड सक्सेसफुली, नाउ क्लोज द विंडो। तो इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर बटन दिख रहा होगा बंद करें, इस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी खाता खेसरा से आप ज़मीन को सिलेक्ट किए थे जमाबंदी, वो पूरा डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगा। अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया है तो यहाँ संपादित करें पर क्लिक करके आपको एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए डिलीट करना है तो उसको यहाँ पर हटाएं वाले बटन पर हटा करके दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ये सब हो जाएगा, उसके बाद करना क्या है, आपको घोषणा पत्र पर ऐसे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सेव और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। तो उसके बाद गाइज अगला फॉर्म आपको ओपन होगा, क्रेता विवरण, यानी जो ज़मीन को ख़रीदा है उसका विवरण आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ऑटोमेटिक अगर मान लीजिए आप जो ख़रीदा है ज़मीन उसी के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं तो उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्रेता का नाम आ गया है, अभिभावक का नाम आ गया है, और उसके बीच में संबंध क्या है वो ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद जाति उसका क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो भी मतलब क्रेता का जाति है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका लिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, पुरुष है कि महिला है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर उसका फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ इसका एड्रेस को जो है कि फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर को फिल करना है, ये मैंडेटरी है। अगर आधार नंबर आप यहाँ फिल नहीं करेंगे तो आगे आपका फॉर्म नहीं बढ़ेगा। आधार नंबर फिल करके उसके बाद मान लीजिए और भी कोई खरीदने वाला है इसमें, तो नया पंक्ति जोड़ करके आगे बढ़ेंगे। तो ये क्रेता का डिटेल कहाँ रहता है केवाला में लिखा हुआ, चलिए आपको दिखा देते हैं केवाला में। तो उसको देखने के लिए आपको 2 नंबर पर आना होगा। पहला नंबर पर जो है कि बेचने वाले का नाम रहता है पहला नंबर पर, और दूसरा नंबर पर खरीदने वाले का नाम रहता है। जैसे आप देख सकते हैं लेख्यधारी या क्रेता का नाम, यानी जो ज़मीन को खरीदा है उसको लेख्यधारी यानी क्रेता बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन है क्रेता, इसी का नाम वहाँ पर फिल करना है। तो आप जैसे ही ये सब भर लेंगे उसके बाद क्या करना है, सेव और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। तो उसके बाद गाइस जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अगला एक फॉर्म और खुलेगा जिसमें विक्रेता का विवरण होता है। विक्रेता यानी बेचने वाले का नाम। तो बेचने वाले का नाम कहाँ होता है, चलिए आपको केवाला में दिखाते हैं। तो बेचने वाले का नाम पहला नंबर पर रहता है, फर्स्ट पेज में पहला नंबर पर। जैसे कि देख सकते हैं आप, लेख्यकारी यानी विक्रेता का नाम, यानी बेचने वाले का नाम कौन है। तो बेचने वाला एक ही आदमी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसी का नाम वहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद उसका अभिभावक का नाम फिल करेंगे, उसके बीच में क्या संबंध है उसको यहाँ से भर लेंगे। उसके बाद जो है जाति क्या है उसका वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसका लिंग सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर उसका पता डालेंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर मान लीजिए 2-3 बेचने वाले का नाम है तो आगे नई पंक्ति जोड़े पर क्लिक करके वो सब आदमी का नाम डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं एक ही आदमी बेच रहा है ज़मीन, तो यहाँ पर एक ही आदमी को फिल करेंगे। जैसे ही आप सबका डिटेल भर लेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको सेव और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे गाइस, उसके बाद आता है दस्तावेज विवरण। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दस्तावेज विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वाला फॉर्म आपका ओपन होगा। अब उसके बाद करना क्या है कि जैसे आप पहला नंबर पे देखिए रजिस्टर्ड डीड, यानी जिस केवाला का आप मोटेशन कर रहे हैं उस केवाला का नंबर जो है कि यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर दस्तावेज की तिथि कब रजिस्ट्री हुई है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। अब चलिए दस्तावेज संख्या लिखा कहाँ रहता है और रजिस्ट्री तारीख लिखा कहाँ रहता है वो सब चीज़ आपको दिखाते हैं। तो दस्तावेज संख्या देखने के लिए सबसे पहले आप केवाला ओपन करेंगे। सबसे पहला पेज में नया केवाला है तो पहला पेज में सबसे ऊपर में कॉर्नर पे लिखा रहेगा डीड नंबर, यानी दस्तावेज संख्या उसी को बोलते हैं। और उसके बाद जो है कि नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ इसे दस्तावेज संख्या आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, दस्तावेज संख्या, हिंदी में उसको दस्तावेज संख्या बोलते हैं। तो ये भी आपका डीड नंबर ही कहलाएगा, डीड नंबर ही इसको कहते हैं। तो उसके बाद वही डीड नंबर क्या करना है, दस्तावेज संख्या
यानी दस्तावेज संख्या बोलिए या फिर डीड नंबर बोलिए, उसी को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दस्तावेज की तिथि यानी रजिस्ट्री कब हुई है, रजिस्ट्री की तारीख जो है कि गाइज आपको बता देते हैं कहाँ पर लिखा रहता है। सबसे पहला पेज में जैसे आप ओपन करेंगे तो दिनांक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिनांक जितना भी दिनांक होगा वो यहाँ पर लिखा रहेगा, वही डेट आपको यहाँ पर भी फिल करना है। उसके बाद DSRO या SRO का चयन करें, सिलेक्ट DSRO, यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो केवाला का रजिस्ट्री हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, किस DSRO में हुआ है, वो पता करने के लिए आप केवाला ओपन करें, उसका दूसरा पेज में जाएं, यानी पीछे वाला पेज जो होता है पहला पेज का, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिस DSRO यही होता है, रजिस्ट्री ऑफिस अररिया सदर, यही हुआ कि DSRO। इसी को आपको जो है कि यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे अररिया बोले तो अररिया सदर, यहाँ से ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका DSRO होगा वो पहले पेज के दूसरे पेज में आपका मौजूद होगा। तो वो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, चूज फाइल पर क्लिक करके आपको दस्तावेज को अपलोड करना है यहाँ पर जिस केवाला का म्यूटेशन कर रहे हैं। तो दस्तावेज का जो साइज होना चाहिए वो 1 MB से कम होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गाइज ध्यान रखिएगा आप इस बात को कि जैसे यहाँ पर एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करें। मतलब जैसे कि आपका केवाला का रजिस्ट्री होने से 3 महीना के बाद अगर आप म्यूटेशन ऑनलाइन कीजिएगा तो वहां पर आपको कारण दर्ज करना होगा कि आप ये केवाला इतना लेट क्यों म्यूटेशन ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसका कारण दर्ज करना होगा। अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्री हाल ही में हुआ है, 3 महीना नहीं हुआ, 3 महीने के भीतर में अगर ऑनलाइन कीजिएगा तो यहाँ पर कारण आपको दर्ज करना नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया, 3 महीना से ज़्यादा हो गया है, तो कारण आपको दर्ज करना ही होगा। और क्या कारण दर्ज करना है ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या कुछ भी आप अपने मर्जी से कुछ भी बना करके लिख सकते हैं इसमें। तो जैसे ही लिख लीजिएगा उसके बाद क्या करना है, आपको सेव और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। तो जैसे ही गाइस सेव और आगे बढ़े पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको मोबाइल सत्यापन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद एक अगला इंटरफेस आपको नज़र आएगा जिसमें आपका पूरा डिटेल रहेगा। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा OTP सत्यापन, तो यहाँ पर OTP प्राप्त करें पर क्लिक करके OTP मंगाएंगे। तो जैसे ही आपका मोबाइल पे OTP जाएगा उसके बाद यहाँ OTP फिल करके पुष्टि करें पर क्लिक करना है। तो जैसे ही पुष्टि करेंगे गाइज आपको यहाँ पर OTP वेरीफाइड दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके करना है। फिर उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब ये फाइनल स्टेज पर आप पहुंच गए हैं। आप अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे कि अगर कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हैं। अगर कहीं मिस्टेक कर लिए हैं तो आप बैक जा करके फिर से उसको करेक्शन करके तब फाइनलाइज करेंगे। तो जैसे ही सारा चीज़ ऑटोमेटिक बढ़िया से चेक कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, घोषणा पत्र पर क्लिक करना है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा घोषणा पत्र, इस पर टिक करके अंतिम सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अंतिम सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक OTP जाएगा, वो OTP फिल करके पुष्टि करें और अंतिम सबमिट करें पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज जैसे ही आप फाइनल कर लेंगे उसके बाद आपको एक आवेदन संख्या दिया जाएगा जिसको टेम्प बोलते हैं, टेम्पररी नंबर मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद क्या करना है, आपको इस ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये टेम्पररी नंबर जो है कि आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका रिसीव निकाल करके और केवाला का फोटोकॉपी निकाल करके कर्मचारी के पास जाना है। कर्मचारी के पास जैसे जाइएगा वो इसका जांच पड़ताल करके उसके बाद वो जैसे ही फाइनल कर देगा जांच पड़ताल करके, तो वो कर्मचारी जो है कि जांच पड़ताल करेगा, दोनों को मैच करेगा, रिसीव और केवाला को हर चीज़ को मैच करेगा, सही जमाबंदी सेलेक्ट किया गया है कि नहीं किया, वो सारा चीज़ जांच करने के बाद फाइनल कर देता है। उसके बाद आपको एक केस नंबर जनरेट होगा, तब वो जाकर के केस नंबर से अब आगे काम बढ़ेगा। तो इसीलिए गाइज आप ऑनलाइन करके ऐसे घर पे नहीं रख देना है, आपको ले जा करके कर्मचारी को देना है, वो जांच करके काम को आगे बढ़ाएगा, नहीं तो वैसे ही कोई ना कोई कारण बोल करके बैक कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। गाइज अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो हम हमेशा लाते रहें। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कुछ छूट रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, हम जाकर के वहीं रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।